हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रैक्टिस सेट का। ये प्रैक्टिस सेट हमारा कॉमर्स का है, जिसमें हमने चैप्टर वाइज हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए यहाँ पर हम 3 से 4 टॉपिक्स का कंबाइन हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, डबल अकाउंट सिस्टम, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके साथ ही साथ हम और भी इसके पार्ट्स कोशिश करेंगे बनाने की। इनमें हमने कंबाइंड इन टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इज अ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें बताना है रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। ये पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने देखा होगा, ये पार्टनरशिप के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि नाम मात्र का खाता होता है। जब हम जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका वाइंड अप करते हैं या फिर समापन करते हैं, तो उसकी दशा में ये हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा नॉमिनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स रिजल्ट, यानी कि जो भी पेमेंट किया जाता है क्रेडिटर्स को, वो क्या रिजल्ट करता है, यानी कि उससे क्या डिसीजन या फिर हम बोल सकते हैं उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है। इंक्रीज इन टोटल असेट्स, यानी टोटल असेट्स में इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है टोटल असेट्स, इंक्रीज हो जाती है टोटल लायबिलिटीज, या फिर रिडक्शन है टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल असेट्स। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेमेंट की, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज तो कम होती हैं, साथ में हमारी एसेट्स भी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश। और कैश कहाँ शो किया जाता है, ये शो किया जाता है हमारा असेट साइड में। तो जब हम कैश अपना थोड़ा जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा, तो हमारी टोटल असेट्स में भी कमी आएगी और लाइबिलिटीज भी हमारी कम हो रही है तो उसमें भी कमी आएगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल्स और डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि वो कौन सा पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था डबल अकाउंटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स को। ल्यूकस पैसियोली, अल्फ्रेड मार्शल, एस डब्ल्यू टेलर या फिर हेनरी फ्यूल। फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यस, देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे ए, जो कि हमारा ल्यूकस पैसियोली। ल्यूकस पैसियोली हमारा ये कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट है। अब जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो किस नेचर का अकाउंट होता है, पर्सनल है, एक्चुअल है, अनरियल है, या फिर नन ऑफ द एप्रोप्रिएट, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट हमारा किसको बता रहा है, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक संस्था की में जो भी इन्वेस्ट किया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डुअल अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्टेड, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली होती है वो कब स्टार्ट की गई थी, यानी कहाँ। इंडिया में, इटली, इंग्लैंड या फिर नन ऑफ दीज। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ये स्टार्ट की गई थी हमारी इटली में। ठीक है, किसके द्वारा, ल्यूकस पैसियोली के द्वारा 1494 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The property account is debited to the original price of the assets in the buyer's books and the total इंटरेस्ट अमाउंट इज डेबिटेड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भी धनराशि से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा। यहाँ फ्रेंड, इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड, यहाँ पर ना स्पेस है, यानी कि ये फिलिंग द ब्लैंक है, ये आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर जो डेबिट हुआ है ओरिजिनल प्राइस से क्या हुआ है, प्रॉपर्टी अकाउंट। अब ये बात की गई है बायर की बुक में, और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो किस अकाउंट के थ्रू डेबिट किया जाएगा, आपको इस फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से, इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से, सेलर्स अकाउंट के नाम से, या फिर ऑल अप्रोप्रिएट। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है हमारा इंटरेस्ट डाउट अकाउंट। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें से कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इजिली बता सकते हैं। देखिए डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, स्टॉक है, परचेज है। इनमें से जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो है हमारी परचेज। परचेज को हम मूवेबल नहीं कर सकते, जबकि स्टॉक को हम मूव कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे मूव हो सकते हैं, डेटर्स भी मूव हो सकते। डेटर किस तरह से मूव होंगे, आप इन डेटर्स को कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और पर्सन के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो अमाउंट है वो कोई और भी ले सकता है, उससे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मूवेबल हो सकते हैं, लेकिन परचेस मूव नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब इसमें से आपको बताना है क्या कॉमर्शियल यानी कि जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो नहीं है। अ पर्सन अर्न्स 500 प्रॉफिट्स बाय सेलिंग हिज ओल्ड टीवी, यानी कि एक पर्सन ने 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया अपनी पुरानी टीवी को बेचकर। एक्शंस ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी के एक्शंस या फिर क्रियाएं। रनिंग अ प्रोविजन स्टोर, या फिर कुकिंग एंड सेलिंग इन अ होटल। तो इसमें हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी नहीं है, जिसको हम कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो एक्टिविटी नहीं है क्या, ए, क्योंकि ये डेली बेसिस का काम नहीं है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी में एक्शंस किए जाएंगे डेली बेसिस पर। रनिंग अ प्रोविजन स्टोर डेली बेसिस पर हो रहा है। कुकिंग एंड सेलिंग इन होटल, ये भी डेली बेसिस पर हो रहा है। कॉमर्शियल एक्टिविटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। अब टीवी वो उसने एक दिन बेची है, वो डेली अपनी ओल्ड टीवी नहीं बेचेगा। अगर वो डेली यही काम करता है तो वो उसका बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, और प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो प्लीज प्लीज प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, यानी कि डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होता है। अब आपको बताना है किन किन कंडीशंस में। समटाइम्स ट्रू इन अकाउंटिंग, यानी कि कभी कभी ये सही होता है अकाउंटिंग के अंदर। समटाइम्स रॉन्ग इन अकाउंटिंग, ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग, या फिर ट्रू अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये हम सबको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के अंदर फॉलो किया जाता है। और डबल एंट्री सिस्टम ये बात करता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 2 ट्रांजेक्शन्स होंगे, यानी कि सभी डेबिट का क्रेडिट होगा और सभी क्रेडिट का डेबिट होगा। यानी कि कोई भी क्रेडिट या कोई भी डेबिट अकेले नहीं होगा, ये दोनों एंट्रियां साथ होंगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इसलिए ये ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एवरी डेबिट हैज क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज डेबिट। ठीक है, ये बस कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील। अब इसमें से कौन सा ट्रेड डील नहीं है आपको वो बताना है। अभी आपने क्वेश्चन किया था कॉमर्शियल एक्टिविटी का, ये उसी से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है। ठीक है, जैसे कि ये है 1 लाख वर्थ ऑफ फर्नीचर परचेस्ड फॉर बिजनेस, हिज सन्स फीस टू 20,000 पेड फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयज वर पेड 50,000, परचेज गुड वर्थ 75,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड डील की बात की जा रही है, बतानी है हमें किसमें नहीं है। तो देखिए उसने फर्नीचर खरीदा परचेस के लिए, वो सॉरी फर्नीचर खरीदा उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए, डेली बिजनेस एक्टिविटी की बात है यानी ट्रेड की। एम्प्लॉय को पेड कर रहा है, ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है। परचेस करा है उसने अपने बिजनेस के लिए कोई भी माल 75,000 रुपए का, ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है। हमें यहाँ पे बताना है नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसने अपने बच्चे की फीस दी है अपने पर्सनल अकाउंट से, इसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाइज टू डेबिट ग्रांटिंग क्रेडिट। अब इसका जो लेखांकन का जो मूल सिद्धांत पाने वाला डेबिट देने वाला क्रेडिट लागू होता है वो कहाँ लागू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इन रियल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट, इन कैश अकाउंट। तो देखिए पाने वाला डेबिट और पैन सॉरी जो पाने वाला है डेबिट और देने वाला क्रेडिट है, वो अगर हम बात करें नियम की तो वो लागू होता है हमारा पर्सनल अकाउंट में। ये रूल हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो प्लीज आप गोल्डन रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा अकाउंटिंग के। ठीक है, नेक्स्ट है
अगेन उसी तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो अलग हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील। अब आपको ट्रेड डील अगेन बतानी है। बॉट ₹10,000 फर्नीचर फॉर बिजनेस, एम्प्लॉय सैलरी 6,000 पेड, बॉयज फीस 5,000 पेड फॉर हिज पर्सनल बैंक अकाउंट एंड 2,000 पेड फॉर बॉयज फीस बाय ट्रेड। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ये तो आपने देख लिया कि ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 से। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पे की जा रही है फीस वो ट्रेड के द्वारा की जा रही है, और यहाँ पर जो पे की जा रही है वो पर्सनल यूज से की जा रही है। अब ट्रेड के द्वारा की जा रही है फीस, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो उसने बिजनेस पर्पस से बिजनेस का जो भी अमाउंट था वहां के थ्रू उसका पेमेंट किया है, जबकि दूसरे में उसने कहाँ से किया, अपने पर्सनल अकाउंट से। तो यहाँ पे अगेन राइट आंसर हो जाएगा 3, और 3 जो है वो ट्रेड डील नहीं है। बाकी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ हमारे ऑप्शन ट्रेड डील के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल अकाउंटिंग मीन्स। अब डबल अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन हैज टू साइड, टू अकाउंट्स आर क्रिएटेड फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस, या फिर राइट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ट्वाइस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डबल अकाउंटिंग सिस्टम की। मैंने अभी आपको बताया डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह ट्रांजेक्शन्स या फिर जो रिकॉर्डिंग होती है वो की जाती है। तो यहाँ पे टू साइड्स वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन हैज टू साइड। इसको 2 बार नहीं लिखा जाता, 2 बार अकाउंट नहीं क्रिएट किए जाते, तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस गलत हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज। अब जो क्रेडिट बैलेंस है जो बैंक अकाउंट में, वो हमारा क्या शो करता है। ऑप्शंस हैं एन असेट्स, एन लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस और कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर शो करता है, तो ये शो करता है हमारी लाइबिलिटी को, जबकि अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें तो हमारे असेट्स को शो करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा 2 वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड बुक जो होती है वो किसका रिकॉर्ड करती है। तो देखिए ऑप्शन है गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर्स, यानी सप्लायर्स को गुड रिटर्न किया। गुड्स रिटर्न टू कस्टमर, यानी कस्टमर को गुड रिटर्न किया। उसके बाद है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को गुड्स रिटर्न किया। फिर है गुड्स रिटर्न टू नेबर्स, यानी कि नेबर्स को गुड रिटर्न किया। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो ये है हमारे ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स आउटवर्ड बुक की, तो देखिए यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हमने जो माल है वो उसको वापस किया। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, रिटर्न आउटवर्ड बुक ये हमें शो करता है, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन। अब जो कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम में दिखाई जाती है, तो वो किस तरह की होती है। 2 कॉलम कैश बुक की तरह, प्रिटी कैश बुक, या फिर परचेज बुक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो हमारी प्रिटी कैश बुक कहलाती है। फ्रेंड्स मेनली प्रिटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसके अंदर हम जो छोटे छोटे हमारे जो खर्चे होते हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं, फिर बाद में जब हम उसको उससे रिलेटेड अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट एक अगर हम एक आइटम के रूप में उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने स्टेशनरी में खरीदे पेन, पेंसिल्स, इरेजर, स्केल, ये सारी चीज़ें खरीदी, तो प्रिटी कैश बुक में तो ये अलग अलग मेंशन कर दी जाएगी, लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल में या फिर अदर इससे रिलेटेड लेजर में, तो वहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे एज अ स्टेशनरी। वहाँ पे ये अलग अलग आइटम शो नहीं किए जाएंगे, वहाँ पे एज अ स्टेशनरी शो किया जाएगा। प्रिटी कैश बुक का मेन पर्पस होता है जैसे जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं बाद में हम भूल जाएंगे, तो प्रिटी कैश बुक में उसी टाइम नोट कर लिए जाते हैं। फिर बाद में जब उसको उससे रिलेटेड जो पोस्टिंग होती है जब वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो एक बड़े हेड में उन सारे छोटे खर्चों को एक बड़े अमाउंट में लिख दिया जाता है, तो वो हमारा प्रिटी कैश बुक इसमें मदद करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये यहाँ पर क्या हो गया, छोटे छोटे खर्चे हम भूले भी नहीं और साथ ही साथ हमारी पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। कभी हमें पता चले कि फॉर एग्जाम्पल
स्टेशनरी है वो हमारी ज़्यादा अमाउंट की आ गई, तो हम बाद में एज अ रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्टेशनरी में एक्चुअल में हमने कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पेटी कैश बुक, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं द स्टेटमेंट सेंड अलॉन्ग विथ परचेस रिटर्न इज। अब खरीद रिटर्न के साथ भेजा गया बयान क्या कहलाता है? क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट या फिर परचेस रिटर्न बुक। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेटमेंट की जो कि हम परचेस रिटर्न करते हैं, तो उसके साथ हमें एक नोट भेजना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा है क्रेडिट नोट। वो क्रेडिट नोट कहलाता है क्योंकि उस पर पूरा मेंशन होता है कि हमने इतने रुपए का माल सेंड किया है, ठीक है, परचेस रिटर्न किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल पेबल बुक में जो भी हम बिल पे करते हैं उसके बारे में मेंशन होता है, तो ये नहीं होगा। डेबिट नोट हमारा जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी सेल्स रिटर्न चीज़ होती है तब हम लिखते हैं, और परचेस रिटर्न बुक हमारी परचेस रिटर्न से रिलेटेड होता है, लेकिन वो कोई स्टेटमेंट नहीं होता, स्टेटमेंट में सिर्फ क्रेडिट नोट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। कस्टमर, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इधर बी और सी। तो फ्रेंड्स जो बैंक रिकन्सिलेशन या फिर जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो BRS, ये प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर ऑफ द बैंक। ठीक है, कस्टमर ये देखता है कि बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन्स उसके द्वारा किए जा रहे हैं बैंक से, बैंक उसकी सही टाइम पर पोस्टिंग कर रही है या नहीं, या उसके पास जो बुक है पासबुक उसमें सही एंट्री की जा रही है नहीं। तो इन दोनों को मैच करने के लिए वो जो स्टेटमेंट बनाता है उसे बोलते हैं BRS, यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैश बुक का पासबुक से मिलान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा कर रही हूँ, तो आई होप आपको क्लियर होगा, या फिर आप 2 बार देख लीजिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, while preparing bank reconciliation statement, checks paid into bank but not yet cleared are। यानी कि जब आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो चेक जो आपका बैंक में पेड हो गया है लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हिंदी में भी देख लीजिए, बैंक सुलह बयान तैयार करते समय बैंक में भुगतान किए गए चेक भुगतान तो कर दिए हैं आपने, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि वहां पर सबमिट नहीं हुए एक तरह से बैंक के द्वारा। तो ठीक है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर कौन क्या क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पर। देखिए, एडेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर डिडक्टेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। फिर है डिवाइडेड इन द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द पासबुक, और मल्टीप्लाइड टू द बैलेंसेस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर द पासबुक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हम BRS बनाते हैं तो या तो वहाँ पर हम चीज़ें ऐड करते हैं या लेस करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो ये कट गया ऑप्शन। यहाँ में डिवाइड का ऑप्शन दे रखा है तो ये कट गया, क्योंकि ना ही हम कोई भी स्टेटमेंट कोई भी एंट्री होती है उसको डिवाइड करते हैं, ना ही मल्टीप्लाई, सिर्फ ऐड करते हैं या फिर लेस करते हैं कोई भी आइटम। तो अब हमें ऑप्शन ए या 2 में से देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये था कि जो चेक है वो बैंक में दे दिया गया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो उसको ऐड कर लिया होगा कि अब हमारे अकाउंट में इतने रुपए हो गए, लेकिन सच में तो अभी वो क्लियर हुआ नहीं है, तो अकाउंट में तो अभी उतने रुपए हुए नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिडक्ट टू दी बैलेंस एज पर कैश बुक और अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। आई होप ये भी ऑप्शन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं एरर्स विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। अब हमें ऐसे एरर्स बताने हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, तो ऑप्शंस देख लीजिए, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग या फिर एरर ऑफ कमीशन। तो देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एक अकाउंट को इफेक्ट करे, तो देखिए फ्रेंड्स अगर एरर ऑफ ओमिशन होगा तो ये एक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, प्रिंसिपल डबल अकाउंट से रिलेटेड होता है, कमीशन भी नहीं होगा।
एरर ऑफ पोस्टिंग हमारे एक अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है कि हमने एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हमारी वन अकाउंट में इफेक्ट करेंगी, जबकि प्रिंसिपल दोनों पर बेस्ड होगा, ओमिशन भी दोनों पर बेस्ड होगा और कमीशन भी हमारे दोनों साइड बेस्ड होगा। इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट, यानी कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक आगे ले जाने की त्रुटियां क्या कहलाती हैं? पर्सनल अकाउंट से होती हैं, रियल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से, या फिर बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट से। तो देखिए यहाँ पर एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू, अब देखिए 1 ईयर से सेकंड ईयर में हम क्या ले जाते हैं? बैलेंस शीट। तो आपको देखिए घुमाकर ये क्वेश्चन आपसे कर लिया गया है, एक तरह से आपको ये बताना है कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक साल से दूसरे साल में फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब देखिए बीआरएस से ही रिलेटेड है एक और क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज एन एरर ऑफ ओमिशन। अब हमें बताना है एरर ऑफ ओमिशन से रिलेटेड इसमें से कौन सी एरर है। ऑप्शन 1 है सेल ऑफ 800 रुपीज वॉज रिटेन इन दी परचेज जर्नल, यानी कि 800 रुपये की आपकी सेल हुई है लेकिन आपने परचेज जर्नल में लिख दिया है। सेकंड ऑप्शन है वेजेस पेड टू दी सोहन, यानी कि सोहन को वेजेस पेड की और वो उसकी लेकिन अकाउंट में डेबिट कर दी है। फिर है द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल, यानी कि सोशल जर्नल का जो टोटल है वो आपने सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट है द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल हैज पोस्टेड टू दी सेल्स अकाउंट, अब जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है? ओमिशन बताना है कि इसमें से कौन सा एरर ऑफ ओमिशन है। तो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन की बात करा है, यानी कि दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पर तो ये एंट्री हुई नहीं है, तो ये एरर ऑफ ओमिशन का पार्ट हो गया, ठीक है। सेल्स जर्नल में थी लेकिन पोस्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। जबकि ये यहाँ पे गलत हुआ है, यानी कि डबल एंट्री का काम है, ये भी डबल एंट्री है और ये भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। वो ये तो हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि जिसकी एंट्री थी वो हमने वहाँ पोस्ट करी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। When a bill is discharged, the acceptor debits, यानी कि जब हमारा बिल डिस्चार्ज किया जाता है तो जो एक्सेप्टर होता है वो कौन सा अकाउंट या फिर किस एंट्री को वो डेबिट करता है? क्रेडिटर्स अकाउंट को, कैश अकाउंट को, बिल्स पेबल अकाउंट या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको अपने माइंड में एंट्री बनानी होगी। देखिए यहाँ पे बिल डिस्चार्ज की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर जब वो बिल डिस्चार्ज करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा उसको क्या करेगा? वो डेबिट करेगा क्योंकि अब वो पे कर रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा वो डेबिट किया जाएगा क्योंकि उसकी तरफ से अब पेमेंट हो रहा है बिल का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा, बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस डेट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी कि जो बेस डेट या किसी भी चीज को हम बेस मानते हैं तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं? जीरो डेट, लीव डेट, वर्किंग डेज या फिर ग्रेस डेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेट की बात की जा रही है तो ये डेज तो कट गया, अब हमें इन दोनों में से बताना है क्या राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, लेकिन वो एग्जांपल कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स हमारे जब प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे बेस ईयर के बेसिस पर होते हैं। अब बेस ईयर यहाँ पे क्या माना गया है? 1971। तो फ्रेंड्स अगर हम 1971 की बात करें तो ये इससे पहले का तो कोई टाइम पीरियड नहीं है ना, ठीक है। इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं लिया जाएगा। 1971 ये बेस ईयर माना गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो ये डेट एक तरह से जीरो डेट की तरह मानी गई है क्योंकि इससे पहले के कोई भी टाइमिंग पीरियड हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो 1971 एक तरह से हमारे लिए बेस पीरियड है, यानी कि उससे पहले का, जैसे कि आपने देखा होगा जीरो बजट होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हो गया, वो आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कॉमर्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जीरो बेस बजट, ठीक है। तो जीरो बेस बजट में क्या होता है? आपने उस बजट को स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया है, उसके लिए आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का बजट हेल्प नहीं लिया है, यानी कि उस बजट को बनाने में आपने किसी भी चीज की हेल्प नहीं लिया, आपने उसको इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर किया है जिसको जीरो बजट कहते हैं, ठीक है। तो सेम ये उसी तरह से हो गया, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो डेट।
आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको। नेक्स्ट है एवरेज ड्यू डेट कैन बी कॉल्ड एज। अब जो एवरेज ड्यू डेट है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? मीन ड्यू डेट, मीडियन ड्यू डेट, मोड ड्यू डेट या फिर जीरो ड्यू डेट। तो देखिए यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट की बात की जा रही है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि हमारे पास 2 and 2 दे रखा है, ठीक है। अब 2 and 2 क्या होता है? 4। अब 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आए? 2, यानी कि ये क्या है? हमारी एवरेज है। तो मीन वैल्यू भी हमारी इसी तरह से निकलते हैं। मीन और एवरेज दोनों का एक ही नाम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। मीडियन क्या होता है? मीडियन यहाँ पे 3 की वैल्यू को शो करता है। मोड का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी चीज कितनी फ्रिक्वेंसी से आई है, ठीक है। तो एवरेज और मीन दोनों का मतलब सेम है। अब वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें मीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेटेड मीन। और इसके साथ ही आपने मीन के जो अलग से मेथड्स हैं वो भी पढ़े होंगे, तो उससे आप इजीली समझ गए होंगे। आपने स्टैटिस्टिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है अकाउंट्स करंट इज अ जर्नल इज। अब यहाँ पे ये बताया जी अकाउंट करंट है वो एक क्या एक जर्नल है। आपको इसमें यस है या फिर फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स, इसमें आंसर देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको इसका ये पता होना चाहिए अकाउंट करंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें डिटेलिंग की जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस की ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट है, उसके बिजनेस की उसने पूरे साल में कितना काम किया है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेलिंग की जाती है स्टेटमेंट में, उसको बोलते हैं हम अकाउंट करंट। अब देखिए अकाउंट करंट यहाँ पे डिटेलिंग की जा रही है और समरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जर्नल तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? ये एक समरी स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट है ना कि जर्नल, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, फॉल्स। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, नया कॉन्सेप्ट था थोड़ा। नेक्स्ट है विच इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर हमें ये बात बताना है कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारी क्रेडिटिंग जो क्लोजिंग स्टॉक होती है ट्रेडिंग अकाउंट में उसको क्लोज करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट से, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से, रियलाइजेशन या फिर मैचिंग, यानी कि ये 4 कॉन्सेप्ट हैं। इसके बेसिस पर हमें कौन सा ऐसा हमें बेसिस लेना पड़ता है जिसमें हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक को जमा करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए फ्रेंड्स आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस तरह ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम, ठीक है। ये अमाउंट कॉलम, ये आपका अमाउंट कॉलम। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं, टू परचेज, टू वेजेस। यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को शो करने का मतलब क्या होता है? आपको क्रेडिट करने का कि यहाँ का और यहाँ का दोनों का बैलेंस क्या है? इक्वल निकल कर आए, यानी कि क्या हो गया? मैचिंग करने के लिए। जब यहाँ पर ये दोनों चीज मैचिंग नहीं होंगी तो आपका ये जो अकाउंट है वो प्रिपेयर नहीं होगा। तो इन दोनों के अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी आपकी सेल्स है, वेजेस है और जो भी आपका परचेज है, इन सब में का जो डिफरेंस है, यानी सेल कितनी हुई, परचेज और एक्सपेंसेस कितने हुए, उन सब के डिफरेंस यानी कि बाकी जो बचा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह का एक और क्वेश्चन गिवन है। Assets in the balance sheet are shown at cost less depreciation rather than their replacement cost because of accounting convention। यानी कि फ्रेंड्स हिंदी में देख लीजिए, बैलेंस शीट में जो संपत्तियां होती हैं उनका लेखांकन सम्मेलन के कारण उनकी प्रतिस्थापना लागत के बजाय कम मूल्यांकन ह्रास पर दिखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? गोइंग कंसर्न से, मैचिंग से, रियलाइजेशन या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहाँ पर भी ये इसलिए दिखाया जाता है, अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोइंग कंसर्न। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मूल्यह्रास हम कम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स अब जो भी हमारे पास असेट्स है उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना हमने कोई प्लांट लगाया या फिर कोई मशीन ली वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी,
10 या 20 साल तो उसकी लाइफ रहेगी। अब उसमें हम उसको ना उतने साल तक राइट ऑफ करेंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके। तो यानी कि एक तरह से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, हमें नहीं पता हमारा बिजनेस कल बंद होगा या कितने साल तक चलेगा, गोइंग कंसर्न की तरह है। तो उसी तरह से हमारी असेट्स भी हम यही मान के चलते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारी जो असेट्स है वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी या फिर 5 साल तक रहेगी। हम उसको गोइंग कंसर्न की तरह करते हैं और थोड़ा थोड़ा उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, जिससे कि अब हमें एग्जैक्ट टाइम वैल्यू नहीं पता उसकी कि वो कितने टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता आगे की जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है वो कैसी होगी, उसमें हमारी जो मशीनरी वर्क करेगी या नहीं। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर एक तरह से प्रोविजन बना के चलते हैं और एक आइडिया में लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड तक हमें फंड कलेक्ट करके रखना है नई मशीनरी के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस होता है गोइंग कंसर्न, ये भी हमारे गोइंग कंसर्न के बेसिस पर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि मनी मेजर कॉन्सेप्ट के अंदर हम अगर इसमें बात करें तो कौन से खातों की पुस्तकों में लिखते हैं या फिर एंट्री करते हैं। एक्सीलेंट मोरल ऑफ वर्कर्स की, क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, मैनेजिंग एबिलिटी ऑफ द मैनेजर, या फिर कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो देखिए अब यहाँ पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात की गई है और हम लिखते हैं कि किस बुक्स अकाउंट में हम इन सबको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी की लागत को। क्योंकि देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, नियंत्रण से रिलेटेड नहीं है और ना ही प्रबंधन से। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है जो चीज हमारी मनी में डिनोट की जा सके। देखिए यहाँ पर मॉरल को मनी में हम नहीं कर सकते, क्वालिटी को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पर मैनेजर की जो मैनेजिंग एबिलिटी ये भी मनी में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। जबकि जो मशीनरी की कॉस्ट है वो मनी में रिप्रेजेंट होती है कि इसकी इतना अमाउंट है इस मनी मशीनरी का, ठीक है। तो यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे एप्लीकेबल होता है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। इसमें आपको कन्वेंशंस जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और आपने देखा अभी हमने यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस करे प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंटिजेंट लायबिलिटी अपीयर्स एज अ फुट नोट इन द बैलेंस शीट। अब यानी कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी है हम बैलेंस शीट में फुट नोट में दिखाते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है जो कि फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है, आकस्मिक है, कभी भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कोई भी अदर पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स आप मान के चलिए, ठीक है। तो उनको अपनी कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करना कंटिजेंट लायबिलिटी एक पार्ट होता है। यानी कि अगर आप कंटिजेंट लायबिलिटी आपकी कंपनी में है, ठीक है, और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो एज अ फुट नोट बैलेंस शीट के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, उन लोगों को आपकी सही इंफॉर्मेशन मिल गई, उसी के बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये एक डिस्क्लोजर का पार्ट होता है कि आपके कंपनी में कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो आप उसको डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने। इसीलिए कंटीजेंट लायबिलिटी को फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिस्क्लोजर। अब कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप समझ लीजिए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं कंपनी के अंदर, वो आपका कंसिस्टेंस बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया है कंपनी में, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए, तो आपको डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है फॉलोइंग ईयर में। ऐसा नहीं है कि आपने उस नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा चेंज कर लिया, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसको अडॉप्ट करने में। मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है जो भी आप चीजें करेंगे वो मटेरियल बेसिस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियलिटी का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप परमिट कर रहे हैं वो इग्नोर नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो कंपनी में इफेक्ट कर रहा है वो आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर
डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इससे एक्सेप्शन है। बाकी जो भी अगर ऐसी चीजें हैं जो कि इररिलेवेंट है वो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मटेरियलिटी के बेसिस का मतलब यही होता है, इररिलेवेंट नहीं है तो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और रिलेवेंट है तो आप डिस्क्लोज करेंगे अंदर डिस्क्लोजर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस होंगे वो सारे हमारे अकाउंट्स की बुक में प्रिपेयर किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है या फिर अनरियलाइज्ड गेन है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। यानी कि आप प्रॉफिट और गेन को इग्नोर करेंगे, जबकि जो भी हमारे लॉसेस होंगे उनको हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, फिर ये इस क्वेश्चन में आ गया। द पॉलिसी टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ। यानी कि कोई भी प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जो भी पॉसिबल लॉसेस होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो किस कन्वेंशन के बेसिस पर किए जाते हैं? कंसिस्टेंसी, तो ये नहीं होगा, अभी हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा था। डिस्क्लोजर, ये भी नहीं होगा। मैचिंग, ये भी नहीं होगा। आ गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म में ये बताया जाता है कि जो भी हमारे एंटिसिपेट प्रॉफिट होंगे उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा एंटिसिपेट या अनरियलाइज्ड हमारा गेन है, वो सॉरी लॉस है, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। गेन प्रॉफिट को नहीं करेंगे, लॉस को करेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। यानी कि आमतौर पर राजस्व को उस समय माना जाता है जब वो अर्जित किया जाता है। तो आपको बताना है कि इससे हमारी सेल इफेक्ट होगी, कैश रिसीव्ड होगा, प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड या फिर गुड्स इज डिलीवर्ड। यानी कि इन चारों सिचुएशन में से ऐसी कौन सी सिचुएशन में जब आप मानेंगे कि आपका रेवेन्यू जो है वो आपने अर्न कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू अर्न का मतलब यहाँ पर ये होता है जब हमारा कैश रिसीव्ड हो गया, ये हम नहीं मानेंगे। प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ये तो बिल्कुल ही इससे रिलेटेड नहीं है। एंड गुड से डिलीवर्ड, ये भी इससे रिलेटेड मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सेल इज अफेक्टेड, जब हमारी सेल इफेक्ट हो रही है, यानी कि आपने कोई भी माल किसी को बेच दिया, इट मीन्स आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। क्योंकि देखिए जब आप किसी को माल बेचेंगे तो वो कभी ना कभी आपका पैसा वापस करेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो फ्री में आपका माल ले लेगा। जब उसने आपका माल खरीदा है तो उसको पैसा भी वो उसका जरूर देगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपने उतने ही अमाउंट अर्न कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप डेली बेसिस पर देखते हैं कि आपने कितनी अर्निंग की, तो आप कैसे चेक करते हैं कि आज हमने इतने प्रोडक्ट सेल कर लिए, यानी कि आज हमने इतना कमा लिया। अब उसमें से कुछ आपने कैश में दिए होंगे प्रोडक्ट, कुछ आपने क्रेडिट पे दिए होंगे, यानी कि कुछ आपने पैसे दे के लिए और कुछ आपने उधारी दे दिए। अब उधार दिए हैं तो इट मीन्स वो कल या परसों कभी ना कभी आपका पैसा उसका दे ही देगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपने जितना भी कैश पे किया हो सेल चाहे क्रेडिट पे किया हो, वो सारा ही आपका अर्न माना जाएगा, आपका रेवेन्यू माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर सेल इज अफेक्ट होगी। जो हमारी सेल अफेक्ट हो जाएगी तो हम मानेंगे कि हमारी जो रेवेन्यू है वो हमने अर्न कर लिया है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।